इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी जमातों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की जानिब से इंतखाबात के लिए पहले 44 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। बीजेपी ने ताज़ा फहरिस्त जारी करते हुए 15 नामों का ऐलान किया और बाद में एक उम्मीदवार का नाम शामिल किया गया। बीजेपी ने कुल 16 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की। नई फहरिस्त जारी होने के बाद बीजेपी दफ्तर में गहमा गहमी देखने को मिली। नई फहरिस्त जारी होने के बाद नामजद उम्मीदवारों के लिए हामियों ने अपने इंतखाबी हलकों में जश्न मनाया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर के सियासी जमातों में हलचल तेज हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी पार्टियां जो है वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और इस बीच बीजेपी की जानिब से इंतखाबात के लिए पहले 44 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की गई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया और बीजेपी ने जो ताज़ा फहरिस्त जारी की उसमें 15 नामों का ऐलान किया गया और बाद में एक और नाम उसमें जोड़ा गया। तो बीजेपी ने कुल 16 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी है और नई फहरिस्त जारी होने के बाद बीजेपी दफ्तर में काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। नई फहरिस्त जारी होने के बाद नामजद उम्मीदवारों के हामियों ने अपने इंतखाबी हलकों में जश्न मनाया। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी कैडर पर मबनी पार्टी है, नेशन फर्स्ट और पार्टी इसके बाद और खुद आखिरी की बात पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों की ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी, जिसके कागजात नामजद की जमा कराने की तारीख कल है और बाकी उम्मीदवारों की फहरिस्त जल्द आ जाएगी। उन्होंने पार्टी में किसी किस्म की दरार की तरदीद कर दी है। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान की विधानसभाओं के उम्मीदवारों की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी चर्चा के बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ डिटेल डिस्कशन के बाद सारा विषय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति के समकक्ष सारा विषय रखा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के मतदान के लिए 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बाकी के नामों की भी घोषणा भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से पूरा हमारा संगठन कार्यकर्ता हमेशा मिलकर चुनाव लड़ते हैं। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड सेल्फ लास्ट, इस जज्बे के साथ बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता काम करता है। एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर राष्ट्र सेवा के संकल्प को पूरा करते हैं और इसी प्रकार जो चुनावी अभियान होते हैं, उम्मीदवार तो हर एक विधानसभा से एक एक उम्मीदवार होगा, लेकिन हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव को विजयी बनाने का काम सब मिलकर करते हैं। हमारी पार्टी एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह काम करती है। यहाँ टिकट किसे मिली किसे नहीं मिली ये कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं होता है। हमारे लिए हमारी पार्टी की जीत, हमारे मिशन की जीत, देश और समाज की जीत हो, वो हमारा बड़ा मिशन और संकल्प होता है। जम्मू मशरकी हलके से बीजेपी के उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने मुतालबा किया कि पार्टी को उन कारकुनों पर भी गौर करना चाहिए जो जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने के लिए तवील अरसे से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं के लिए भी यही चाहते हैं।
आप हालांकि आपने काफ़ी साल दिए हैं पार्टी को और काफ़ी लंबे समय से आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अब इस सीट की घोषणा आपको पहली दफ़ा जो है सीट मिला है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो निष्ठावान के साथ मैंने संगठन का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने पूर्व विधानसभा के लोगों का कार्य किया है। आने वाले समय में इस पार्टी को और मजबूत करने का मैं काम करूंगा, सेवक बन के लोगों की सेवा करूंगा। कोई भी उतार चढ़ाव मेरी पूर्व विधानसभा में देखने को मिलेगा, मैं उनके साथ डट के जैसे पहले खड़ा रहता था वैसे ही खड़ा रहूंगा। लिमिटेशन के बाद कुछ सीटें, कुछ वोट परसेंटेज बढ़ गया है आपके, वहाँ पे चैलेंजेस बढ़ गए हैं, क्या देखते हैं कि चुनौती दे पाएंगे कांग्रेस को जो इस परिप्रेक्ष्य में कि वहाँ पे अब ज़्यादा वोटर संख्या है? मेरे को लगता है कि पिछले 15 सालों के अंदर कम से कम अगर मैं बोलूँ तो कोई भी किसी पार्टी का नेता ना उस कॉन्स्टिट्यूंसी में घुसा है। कोविड के दौरान भी एक व्यक्ति नहीं आया जिसने एक आटा बोरी कोई बांटी हो। मेरे को नहीं लगता कि इतनी बड़ी बड़ी एजिटेशनें वहाँ पे मेरे को लड़नी पड़ी लोगों के लिए, पर एक भी अपोजिशन का लीडर कोई वहाँ पे आके किसी भी व्यक्ति के लड़ा हो। मैं सेवक की तरह वहाँ रहा हूँ, सेवक की तरह लोगों के लिए लड़ा हूँ, इसलिए मेरे को लगता है कि लोग मेरे को हथेलियों पे उठाकर, कार्यकर्ता हथेलियों पे उठाकर मेरे को जिताकर लेके। ये कहना है युद्धवीर सेठी का, जो कि जम्मू ईस्ट से बीजेपी के अब विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी कैडर अनंतनाग वेस्ट और अनंतनाग ईस्ट और बिजबिहाड़ा से अपने लीडरों के उम्मीदवारों के ऐलान का जश्न मना रहा है और इस दौरान डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने अनंतनाग का दौरा किया और उम्मीदवारों को मैंडेट लेटर हवाले किया। तो इसी उम्मीद के साथ पार्टी ने कदम रखा है मैदान में। यहाँ से अभी जो पहला फेज हमारा है, आज खालसा साहब, मुद्दसिर साहब और यहाँ जो हमारे टीम है जिनको हमने आज मैंडेट दिया, हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं। ये उम्मीद होती है कि हमने जितने काम किए, हमारी गवर्नमेंट ने जितने काम किए, तो उस बिना पे लोग उसी को वोट देंगे। क्योंकि पहले जब इलेक्शन होता था तब एक कॉल आ जाती थी, हड़ताल होते थे। आज अगर हमने पार्लियामेंट इलेक्शन किया, एक फेस्टिवल के तरीके से किया, और जो आज का इलेक्शन है आप देखिए हर एक चेहरे पे खुशी है। कोई अल्लाह न करे कोई ऐसी हालत नहीं है जैसे पिछले सालों में होती थी। हमारी पार्टी जो है ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और आज जो उन्होंने पहला लिस्ट जारी किया है उसमें हमारा नाम भी है अनंतनाग वेस्ट से। हमने 2014 से लेकर अभी तक बिल्कुल लोगों के बीच में रहा हूँ और कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में रहा हूँ। लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस है उनको अजाला करने का काम किया 10 साल मैंने, और निश्चित तौर पे जितने भी गरीब लोग जिनका काम नहीं हुआ करता था, वो गरीब लोग, मोहताज लोग, मिस्किन लोग, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज रफीक वानी भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट कास्ट करेंगे और पहला कमल जो खिलेगा वो अनंतनाग वेस्ट से खिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ। बीजेपी ने आज पहले मरहले के लिए असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की और इस फहरिस्त में पहली खातून उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। शगुन परिहार बीजेपी की जानिब से किश्तवाड़ हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। शगुन परिहार ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं। सभी पार्टियों ने अभी तक अपने जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट जो है वो जारी की है। भाजपा ने भी आज अपनी लिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में जो पहला फेज़ है वो लिस्ट जारी की, जिसमें किश्तवाड़ की एक महिला भी है, शगुन परिहार पहली लिस्ट में पहली महिला है जो हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है। मैम, भाजपा ने आप पे भरोसा किया है, जो लिस्ट जारी की है सब उसमें सिर्फ आपका नाम है, तो इस लिस्ट को अगर देखा जाए आपका नाम है तो क्या कहेंगे इस लिस्ट के बारे में? जी, मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। मैं धन्यवादी हूँ हमारी पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, हमारे अशोक कोल जी की, रविंदर रैना जी की, हमारे नेता सुनील शर्मा जी की, और यहाँ पे मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं की मैं तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ। और मैं मेरे किश्तवाड़ के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों की तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद और विश्वास है मेरे किश्तवाड़ के लोग, मैं जिनकी अपनी बेटी हूँ, वो मुझे इस कर्तव्य पथ के मार्ग पे हर कदम पे मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे और मुझे वोट देके भारतीय जनता पार्टी को किश्तवाड़ में जिताएंगे। तो अब पहली बार लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लोकल इश्यूज रहेंगे खासकर किश्तवाड़ के लिए?
जी, सबसे पहले तो हमारा महिला सशक्तिकरण का इशू रहेगा, जो आपको पता ही है आजकल चल रहा है मीडिया में हर जगह। मतलब हमारी लेडीज़ के लिए हर जगह रिजर्वेशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए हर तरह से। बाकी हमारा ये भी एम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे नौजवान लोग जो हैं वो बहुत लोग बेरोज़गार हैं। हमारे यहाँ किश्तवाड़ जो है इस टाइम पे प्रोजेक्ट हब बना हुआ है, तो हमारे कुछ युवाओं को हमने एडजस्ट करवाया। हज़ारों की संख्या में हमारे युवा एडजस्टेड हैं किश्तवाड़ में, और आने वाले दौर में जो युवा बेरोज़गार हैं हम उनकी एडजस्टमेंट का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये शगुन परिहार है जो बीजेपी के उम्मीदवार है किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये लड़ने जा रहे हैं। इनका यही कहना कि ये खासकर किश्तवाड़ की बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, महिलाओं के लिए लड़ेंगे, और जो भी यहाँ के लोकल इशू है वो अब लोगों के उठाएंगे, ताकि जो लोग यहाँ पे बेरोजगार है रोजगार का इशू उठाएंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए किश्तवाड़ से आतिफ लोन। मीम अफजल ने बीजेपी की जानिब से जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी के मुकद्दर में शिकस्त लिख दी गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी की थी, जिसको कुछ देर के बाद वापस ले लिया। फिर पहले मरहले की एक लिस्ट निकाली गई। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ है कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब। एक लिस्ट आई, फिर उसको वापस ले लिया गया, फिर पहले चरण की लिस्ट बगैर किसी बदलाव के जारी की गई। ये जो तमाम चीजें हो रही कैसे देखते? पार्लियामेंट के अंदर बहुत से ऐसे कानून लाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और वापस हो गए। यू टर्न लेना भारतीय जनता पार्टी इस ज़माने में उसका काफ़ी मतलब अभियान कर रही है। और ये भी जो लिस्ट वापस ली गई है, मैं उसको भी उसी कड़ी में जोड़ता हूँ कि आपने एक लिस्ट भेजी और उसके बाद उसको वापस ले लिया। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का हशर देखने के लायक होगा। कहा यह जा रहा है कि कई सीनियर लीडर्स थे और उनके टिकट काट दिए गए थे। उन्होंने भाजपा की टॉप लीडरशिप से और आरएसएस से राब्ता किया, उसके बाद ये तमाम घटनाक्रम हुआ। जाहिर है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, हम नहीं कह सकते, इस पर कोई कमेंट भी नहीं करेंगे। उनकी पार्टी है, वो जिस तरह चाहे टिकट बांटे या न बांटे, लेकिन अगर सूची आकर के वापस हुई है तो आप लोग तो तबसरा करेंगे ही, और तबसरा उस पर तो किया जा सकता है। सवाल ये है कि भाजपा कह रही है कि इस बार हम प्रधानमंत्री का विकास का जो मॉडल है उसको लेकर हमने जो काम किया है उन तमाम चीज़ों को लेकर जम्मू कश्मीर में चुनाव में जा रहे हैं और बड़ी तादाद में हम सीटें भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, सरकार बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम वो इस्तेमाल करें, जैसे उन्होंने पिछले पार्लियामेंट के चुनाव में किया था, और उसका नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ था। तो कश्मीर में तो वैसे ही हालात ज़मीन पर तो कुछ है नहीं, खाली प्रोपेगेंडा है, और हमारा जो मीडिया है उसके ज़रिए से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ये उसका एक हिस्सा रहा है। लेकिन जब इलेक्शन होगा तो आपको रिजल्ट साफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी किस्मत में लिखवा लिया है, कश्मीर में उसको हार मिलनी है। प्रधानमंत्री की आर्ट रैलियां जम्मू रीजन में होनी है, एक वैली में होनी है, इस तरह की तमाम बातें हैं। राम माधव को उतारा गया है, इसके अलावा जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय मंत्री उनको भी भेजा गया है। तो ये तमाम चीज़ें घटनाक्रम हो रही, आपको नहीं लगता कि भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है? पिछला जो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ था, आखिरी इलेक्शन, उसके अंदर प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स वहाँ पर की थी, लेकिन रिजल्ट्स आपने देख लिए क्या आए थे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रधानमंत्री को उसके लिए चुन रही है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका नतीजा बिल्कुल डेफिनेटली मिलेगा और वो हार की शक्ल में होगा। बातचीत करने के लिए खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। जब मैंने पेपर में पढ़ा था कि 14 करोड़ 85 लाख रुपए में दादरी के सारी सिविल व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त कर दी गई है। कितना रुपया? 14 करोड़ 85 लाख में। उसके बाद आज आप देख सकते हैं दादरी शहर का क्या हाल है। बहुत काम हुए हैं। बहुत किस तरह के काम हुए हैं? हर एक तरह का हुआ, कोई कम विकास हुआ है बिल्कुल, और अब सरकार बदलनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद में सीटों का मसला अभी तक फंसा हुआ है। कांग्रेस आला क़यादत ने एक सीट शेयरिंग के मसले को हल करने के लिए एक टीम श्रीनगर भेजी है। कांग्रेस आला क़यादत की टीम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंची, जहां मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत जारी है।
कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सलमान खुर्शीद, भरत सोलंकी इस टीम में शामिल हैं और आपको बता दें कि बातचीत के पहले दौर में सीट शेयरिंग का मामला हल नहीं हुआ था। हमारे साथी सरोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, अभी तक जो है सीट शेयरिंग का मामला हल नहीं हुआ। वजह ये कि अभी तक प्रॉपर जो कांग्रेस को अपना शेयर चाहिए था वो एनसी से मिल नहीं पा रहा है। अब टीम पहुंच चुकी है वहां पर, आपको क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गुप्कार रेजिडेंस पे ही खड़े हैं, जहां पे आज दोपहर जो कांग्रेस की एक डेलीगेशन थी वो यहाँ पे पहुंची, जिसमें सलमान खुर्शीद थे, जिसमें भरत सिंह सोलंकी थे और उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा भी थे और कहीं ना कहीं केसी वेणुगोपालन भी थे। तो कहीं ना कहीं जो बात है अभी भी अड़ी हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 4 बजे तक एक क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं आई है और मसला अब जो सीट शेयरिंग का है वो थोड़ा और ज्यादा पेचीदा हो रहा है। देखिए मुनज़्ज़ा, इससे पहले 6 सीट्स थी। आपको याद दिलाऊं, जब अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस की एक और डेलीगेशन यहाँ पे आई थी, उस टाइम पे भी इसी तरीके की बातचीत चली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर से भी मुलाकात हुई थी उनकी उस टाइम पे और कहीं ना कहीं 6 सीट्स पे बात अड़ी हुई थी कि ये 6 सीट्स जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस रेडी है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए और वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार है। वो 6 सीट्स थी डूरू, देवसर, अनंतनाग और माफ कीजिएगा सोपोर और श्रीनगर शालटेंग की जो सीट है वो थी और शांगस की सीट थी। तो लेकिन अभी कुछ खबरें जो अंदर से अभी तक हमें मिली है वो ये है कि अब कहीं ना कहीं इन 6 सीट्स पे भी बात अड़ी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और इंटरेस्टिंगली जो एक नाम कांग्रेस आगे दे रहा था, मैं आपको देवसर सीट की बात करूं, वो था मोहम्मद अमीन भट्ट का। लेकिन इससे पहले कि कांग्रेस उन्हें अपने पार्टी फोल्ड में ले लेता, डीपीएपी के जो आज़ाद है उन्होंने पहले ही मोहम्मद अमीन भट्ट का नाम घोषित कर दिया था कि वो अब कंटेस्ट करेंगे देवसर से। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वो जो एक लास्ट होप था उस कुर्सी पे वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। अब थोड़ी देर में ही पता लगेगा किस तरीके से मीटिंग जो है मटेरियलाइज हुई है, किस तरीके से इसका एक खाका बना है, क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आमादा हुई हैं, कॉम्प्रोमाइज करेंगे वो लोग या नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर में पता लगेगा। हालांकि कुछ देर पहले कुछ लीडर्स जो है सलमान खुर्शीद, केसी वेणुगोपालन, वो बाहर भी आए थे, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात करने से परहेज किया। उनसे बस यही सवाल पूछा गया कि ये बताएं अलायंस है या नहीं है अभी, लेकिन उस पर उन्होंने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। अगर हम मीडिया की भी बात कर ले या सोर्सेज की भी बात कर ले, कहीं ना कहीं ये खबरें भी चल रही हैं कि अगर ये जो फाइनल राउंड है बातचीत का, अगर इस पे भी कोई आमादा नहीं हुआ दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से, तो शायद अलायंस भी टूट सकता है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल। और ये उसी बात से समझ में आ गया था जब राहुल गांधी वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने कारकुनान से खिताब किया था, कहा था कि इत्तेहाद ज़रूरी है लेकिन अपने जो कैडर है उनके रेस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, उनकी रेस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो कहीं वहीं समझ में आ गया था कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस इतना है इस बार कि वो चाहते हैं कि नहीं, जो वो डिमांड कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाए सीट शेयरिंग के हवाले से, और वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से शायद दोनों ही पार्टियाँ कॉम्प्रोमाइज़ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सरोज, कह सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी अगर हम एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर ले, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है डायनेमिक्स थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आपको जम्मू कश्मीर जीतना है तो यहाँ की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ स्टेयर केस आपको इस्तेमाल करना है, वो सीढ़ी आपको जरूर लेनी है। अगर कांग्रेस को ये लग रहा है कि जो उनकी वेव चल रही है उस दम पर वो जम्मू कश्मीर को जीत पाएंगे, वो थोड़ा कहना मुश्किल होगा अभी। सिमिलरली यही बीजेपी का भी है या बाकी जितनी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। तो अगर आपको जम्मू कश्मीर जीतना है तो आपको यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना होगा, और वो बखूबी जानती है कांग्रेस। इसलिए शायद आपने देखा होगा कि सैटरडे को जब एक डेलीगेशन आई, पहले राहुल गांधी का आना, मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, उसके 2 दिन बाद इमीडिएटली यहाँ पर एक डेलीगेशन आती है जिसमें कई सारे सीनियर लीडर्स थे, भरत सिंह सोलंकी थे उसमें। उसके बाद फिर 2 दिन बाद आज संडे का ब्रेक हुआ, मंडे को फिर से एक डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचना और कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेके बात करना। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कांग्रेस ही समझ रही है कि अगर हमें जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अपना झंडा गड़ाना है तो उसके लिए हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन में या उनके साथ चलना होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। तो देख लीजिए अभी किस तरीके से अब ये मीटिंग जो है ये पैन आउट होती है, क्या क्या चीज़ें इससे बाहर आती हैं, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसा माहौल
माहौल बना के बात नहीं बैठी और ये अलायंस टूटी, तो उससे किस तरीके से फिर कांग्रेस टैकल करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस टैकल करेगा? क्योंकि आपको याद होगा पीडीपी भी जो था, हालांकि अभी 2 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने वाजे करके बताया है कि वो अब अलायंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं आएंगी, भले वो रीजनल हो या नेशनल हो। लेकिन ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स अगर बने कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, इन लोगों को किन्हीं कारणों की वजह से अलायंस तोड़ना पड़ा, तो शायद पीडीपी जो है वो फिराक में रहेगा कि किस तरीके से वो कांग्रेस के साथ अलायंस बना सकते हैं। इस तरीके की भी प्रॉस्पेक्ट्स बन सकते हैं। तो अभी तक का जो अपडेट है वो यही है कि जो केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रेसिडेंस पे, और मीटिंग जो है अभी चल रही है। जी मुनज़्ज़र। सरोज, आप मीटिंग पर नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। यूटी लद्दाख में 5 नए अजला के ऐलान का सोनम वांगचुक ने खैर मकदम किया है। उन्होंने नए अजला के ऐलान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो जैसा आप सब जानते हैं, आज केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए ज़िलों की घोषणा की। इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी मांग है, खासकर ज़ंस्कर इलाके की। 2019 में वादा किया था उनके साथ। अब ये कितने खुशी की बात है ये कहना थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि ये ज़िले किस तरह के हैं इस पर निर्भर करता है। विकास के दृष्टि से तो अगर ये प्रशासनिक ज़िले हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो फिर सिर्फ विकास के लिए होगा। यहाँ लद्दाख के लोगों की मांग लोकतंत्र की भी है, और लोकतंत्र को ग्रास रूट्स पर, खासकर जनजातीय लोगों में ज़िले के स्तर पर पहुंचाने का 6वां शेड्यूल जो है वो प्रावधान है भारतीय संविधान में। तो अगर ये ज़िले ऑटोनमस काउंसिल्स के साथ हैं, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय करें वो ज़िले का विकास कैसे करें, तो फिर ये 6वें शेड्यूल के अनुसार हैं और बहुत ही खुशी की बात है। अगर हमें ये पता चलता है कि इन ज़िलों के साथ ऑटोनमस काउंसिल्स जैसा 6वें शेड्यूल में है वो भी दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि लद्दाख के लोगों का कम से कम एक मांग पूरा हुआ है। अगर नहीं हो तो फिर तो एक भी मांग पूरा नहीं हुआ है, तो फिर पदयात्रा के जरिए हम सरकार को फिर याद दिलाना चाहेंगे कि खासकर 6वां शेड्यूल जो कि 2019 के हर घोषणा पत्र, हर चुनाव में था, तो उसका वो पूरा करे, क्योंकि ये एक कदम उसी दिशा में हो जाता है। अब सिर्फ इन जिलों को सिर्फ प्रशासनिक न रखकर लोकतांत्रिक भी किया जाए, तो जो भी हो ये एक नींव बनती है जिस पर वो अगला कदम उठा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अनशन की या पदयात्रा की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर याद दिलाने के लिए पदयात्रा जैसे पहले